हेलो एवरीवन। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 4 बिलियन ईयर एगो। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि पृथ्वी पे सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का अराइवल कब हुआ। इसकी शुरुआत होती है आज से तकरीबन 2000 मिलियन ईयर एगो, जब सबसे पहले हमें सेलुलर लाइफ देखने को मिली। लेकिन इस मैकेनिज्म का पता आज तक नहीं लग पाया कि जो सेलुलर लाइफ है वो मैक्रोमॉलिक्यूल से आए कैसे, बने कैसे। जबकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस बात का दावा जरूर किया था कि जो पहली सेल आई वो इन्हीं मैक्रोमॉलिक्यूल से बनी हुई है, लेकिन उसके मैकेनिज्म का पता आज तक नहीं लग पाया। लेकिन एक बात जरूर थी कि जो सेल बनी वो ऑक्सीजन रिलीज करती थी, या उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज करने की कैपेबिलिटी थी। ये बिल्कुल ऐसी रिएक्शन थी जैसा कि हमें फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कुछ ऐसा ही उस समय हमें सेल्स के अंदर देखने को मिला। एवोल्यूशन एक पॉजिटिव लेकिन स्लो चेंज होता है, इसलिए ये हमें नज़र नहीं आ सकता है, क्योंकि ये हमें तभी नज़र आएगा जब हम कई सौ सालों के बाद का और कई सौ सालों के पहले का अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि उन सालों में क्या चेंज आए। एवोल्यूशन एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्रोसेस है, लेकिन स्लो प्रोसेस है। इसलिए यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनने में काफ़ी वक्त लग गया, तकरीबन 500 मिलियन ईयर एगो। इस घटना के आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर एगो, मतलब आज से 500 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए। मतलब कि सेल के बनने के 1500 मिलियन ईयर बाद इनवर्टिब्रेट्स आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स सामान्यतया मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं। इसी बात के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि उसके बाद तकरीबन 150 मिलियन ईयर के बाद, यानी आज से तकरीबन 350 मिलियन ईयर एगो, मतलब इनवर्टिब्रेट्स जो आए वो आए 500 मिलियन ईयर एगो, लेकिन उसके तकरीबन 150 मिलियन ईयर बाद, मतलब आज से 350 मिलियन ईयर पहले सबसे पहली जॉलेस फिश आई। जैसा कि आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जॉलेस फिशेस होती हैं वो बेसिकली वर्टिब्रेट्स में आती हैं। तो हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है सबसे पहले वर्टिब्रेट्स की, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में ही हमारे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। तो यहाँ से जब जॉलेस फिशेस आई तो उसके बाद देखा गया कि तकरीबन आज से 320 साल पहले, मतलब कि जॉलेस फिशेस के आने के तकरीबन 30 मिलियन ईयर एगो बाद यहाँ पे आपको सीवीड्स और प्लांट्स की डेवलपमेंट देखने को मिला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीवीड्स जो होते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो हमें लैंड्स पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि लैंड्स पे जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो कोई और नहीं, प्लांट्स था। फिर लैंड्स पे रहने वाले एनिमल आए, फिर स्टाउट का विकास हुआ और सबसे पहले ये लैंड्स पे आए। बस सवाल उठता है कि ये स्टाउट था क्या। दरअसल ये स्टाउट कुछ फिशेस होती थी जिनकी फिन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। जी हाँ, यही फिशेस क्या हुआ कि वाटर से अपने इन्वायरमेंट को चेंज करके कुछ टाइम के लिए ये लैंड्स पे आई और दोबारा ये वाटर में वापस लौट गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिश जनरली वाटर में रहती है, लेकिन ये स्टाउट फिश जो है
वो थोड़ी देर के लिए लैंड्स पे आई और फिर उसके बाद ये वाटर में वापस लौट गई। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक फीचर केवल और केवल हमें आज के समय में एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। अब चूंकि ये जो कैरेक्टर था ये उस समय इस फिश में देखने को मिला, इसलिए हम जो है इस बात को बोल सकते हैं कि यहीं से एम्फीबियंस की शुरुआत होती है। लेकिन 1938 ईस्वी में अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई जिसका नाम सिलाकैन था। इसकी फिन्स इस प्रकार इवॉल्व हो गई थी कि ये एम्फीबियंस की तरह लैंड्स और वाटर दोनों में रहने लगे। और इसके बाद चूंकि कोई भी एनिमल रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसीलिए एम्फीबियंस का जो एंसेस्टर हम मानते हैं वो सिलाकैंथ को ही मानते हैं। अब शायद आपको थोड़ी थोड़ी इमेज क्लियर हो रही होगी कि सबसे पहले फिश आती है और फिश से इवॉल्व होते हैं हमारे एम्फीबियंस। तो एम्फीबियन जो सबसे पहले इवॉल्व हुए हैं, अभी तक उनके एंसेस्टर के रूप में हम सिलाकैंथ को जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो बेसिकली लैंड्स और वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। फ्रॉग का एंसेस्टर हम सिलाकैंथ को मानते हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि यही एम्फीबियंस आगे जाकर के रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। रेप्टाइल्स के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि इनके जो एग शेल्स होती हैं, मतलब जो खोल होती है अंडों की, वो थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि एम्फीबियंस रहते जो है वाटर और लैंड्स दोनों में हैं, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में ये अपने अंडों को पानी में देते हैं, जिसके कारण धूप से इनके अंडे बचे रहते हैं। लेकिन चूंकि रेप्टाइल्स अपने अंडों को लैंड्स पे देते हैं, इसीलिए इनके अंडों की शेल काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि सनलाइट की गर्मी से अगर अंडे जो है पतले होंगे या उनकी शेल मोटी नहीं होगी तो इनके बच्चे मर सकते हैं। इसीलिए इनके अंडे धूप में सूखते नहीं हैं, क्योंकि इनकी शेल काफ़ी मोटी होती है। यह भी एक तरीके का एवोल्यूशन ही दिखाता है। लैंड्स पे रहने के लिए ज़रूरी है कि इनके वंशज आज भी हमारे बीच में हैं। अगर मैं बात करता हूँ रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स के वंशज आज भी हमारे बीच में हैं, जैसे कि टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल। ये सभी जो हैं वो आपके रेप्टाइल्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब मैं बात करता हूँ रेप्टाइल्स के बारे में, तो डायनासोर्स के बारे में क्यों ना बात की जाए। जी हाँ, 200 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स का वर्चस्व पूरे अर्थ पे छा गया। मतलब पूरे अर्थ पे आपको रेप्टाइल्स से रेप्टाइल्स जो है वो दिखने लगे। ये रेप्टाइल्स अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते थे और पूरे के पूरे अर्थ पे रेप्टाइल्स आ गए। बात अगर हम रेप्टाइल्स की कर रहे हैं तो उसी समय जो है प्लांट्स में टेरिडोफाइटा का जन्म होता है। टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म वो प्लांट थे जो डायनासोर्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिले। बट चूंकि उस समय पृथ्वी में इतनी उथल पुथल हो रही थी कि सभी के सभी टेरिडोफाइट जो है वो फॉसिल फ्यूल बन गए, वो ज़मीन के अंदर चले गए और बाद में आज हम उन्हें कोयले के रूप में वापस निकालते हैं। उसी उथल पुथल के कारण बहुत सारे रेप्टाइल्स डर करके दोबारा पानी में वापस लौट गए और दोबारा से वो फिश में कन्वर्ट होना शुरू कर दिए। मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे एडॉप्टेशंस आई जो हमें फिश में दिखाई देती हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल इक्थियोसॉर्स है। इक्थियोसॉर्स इवॉल्व तो हुआ था रेप्टाइल की तरह, लेकिन पृथ्वी में उथल पुथल होने के कारण ये दोबारा वाटर में चले गए और वहीं के इकोसिस्टम में रहना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। अगर हम बात कर रहे हैं तो डायनासोर्स की एक बहुत ही फेमस जीनस है जिसका नाम है टीरेक्स। मतलब इसका पूरा नाम है टायरानोसॉरस रेक्स। तकरीबन 20 फीट लंबे होते थे ये, मतलब इनकी हाइट तकरीबन 20 फीट होती थी। और अगर मैं इनके दांत की बात करूं तो ये हंसियाकार और बहुत ज़्यादा बड़े दांत होते थे इनके।
तकरीबन 65 मिलियन ईयर एगो, मतलब आज से तकरीबन 65 मिलियन ईयर एगो पहले डायनासोर्स विलुप्त हो गए। डायनासोर्स के विलुप्त होने का रीज़न आज तक पता नहीं चल पाया कि डायनासोर्स जो विलुप्त हुए वो क्यों विलुप्त हुए। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी थियरी है। कुछ लोग मानते हैं कि कोई मेटियोर आके गिरा और डायनासोर्स जिस जंगल में थे वो पूरा का पूरा जंगल ख़त्म हो गया। कोई मानता है कि जो बड़े बड़े नेचुरलिस्ट हैं वो मानते हैं कि डायनासोर्स का शेप काफ़ी बड़ा था, वो इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाता क्योंकि वो जो खाता था वो एक बार में कई एनिमल्स को खा जाता था, जिससे जंगल में एनिमल्स ख़त्म हो गए और फिर डायनासोर्स आपस में लड़ करके ख़त्म हो गए। कई नेचुरलिस्ट का ये मानना है कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि डायनासोर्स बर्ड्स बन गए। लेकिन ये बात है कि आज भी रेप्टाइल्स अर्थ पे तो हैं, लेकिन बर्ड्स के फॉर्म में ज़रूरी नहीं कि हैं। तो इसीलिए इस थियरी को हम अलग अलग रूप देते हैं, अलग अलग आयाम देते हैं। बट नो डाउट ये बात भी सही है कि डायनासोर्स की अगर सबसे एक्सपेक्टेड थियरी की मैं बात करता हूँ तो नेचुरल सिलेक्शन एक बड़ी चीज़ आती है। डायनासोर अपने आप को ढाल नहीं पाए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर ढाल ले जाते तो ज़रूर आज इस समय वो अर्थ पे होते, बट उनसे रिलेट काफ़ी, उनकी फैमिली से रिलेट काफ़ी रेप्टाइल्स आज भी अर्थ पे मौजूद हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। बात आती है मैमल्स की। जब बात रेप्टाइल्स तक पहुंची ही है तो बात करते हैं अब हम आखिरी में मैमल्स की। सबसे पहला जो मैमल्स अर्थ पे दिखाई दिया वो छछूंदर जैसा था। छछूंदर नहीं था, लेकिन छछूंदर जैसा था। हमेशा आप इवोल्यूशन में एक बात को ध्यान में रखेंगे कि कोई किसी से आया नहीं, सब उसके जैसे होते हैं। बात समझ में आया? सब उसके जैसे इवॉल्व हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आपसे छछूंदर के बारे में बोले तो छछूंदर के जैसा था जो मैमल्स था, वो छछूंदर से नहीं आया, वो छछूंदर जैसा था हमारा जो मैमल्स के जो एंसेस्टर्स थे। मैमल्स की खास बात ये होती है कि इनमें अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बहुत ज़्यादा प्रेम होने के कारण को ही हम पेरेंटल केयर कहते हैं, और इस पेरेंटल केयर के कारण जो हमारे मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखरेख करते हैं। साथ में ये विविपैरिटी होते हैं, मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, किसी अंडे को जन्म नहीं देते हैं, और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और 9 महीने अलग अलग मैमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग मैमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन होती है, अपने बच्चों को अपने गर्भ में रख करके उन्हें पालते हैं, और इसीलिए उस बच्चे के प्रति इनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जैसे जैसे मैमल्स का विकास हुआ, मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ और मैमल्स पूरे अर्थ पे डोमिनेट कर गए, रेप्टाइल्स की डोमिनेंसी कहीं ना कहीं कम हो गई। अर्थ पे तकरीबन मैमल्स ने कब्जा कर लिया। उसी वक्त कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली कि जो काफ़ी ज़्यादा अनहोनी टाइप की थी। उसी समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम की एक टर्मिनोलॉजी आई, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से क्या हुआ कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो दोनों के लैंड्स थे वो आपस में आकर के मिल गए। पहले दोनों कॉन्टिनेंट अलग थे, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट अलग थे, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों आकर के आपस में मिल गए। ऐसा होने से हुआ ये कि अब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो एनिमल थे वो अब नॉर्थ अमेरिका में भी दिखने शुरू हो गए। लेकिन इसका फायदा एक कंट्री को जरूर मिला। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कई देश अलग भी हो गए, कई महाद्वीप अलग हो गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया जब अलग हुआ तो उनके मैमल्स के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब अपने कॉन्टिनेंट से हटा तो वहाँ के मैमल्स के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और एनिमल की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जिसके कारण वहाँ के मैमल्स काफ़ी ज़्यादा फले और फूले। जैसे कोआला, कंगारू, इन सब बहुत डोमिनेट दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही स्पेसीज हैं, लेकिन जो स्पेसीज हैं उनके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला होगा कि हमारे अर्थ में एवोल्यूशंस किस तरीके से हुआ। अगर मैं बात करता हूँ मैमल्स की, तो मैमल्स तकरीबन 20 मिलियन ईयर एगो जो मैं आपको बताया हूँ उस समय तक जो है वो आ गए थे, और आज भी मैमल्स की डोमिनेंसी हमारे अर्थ पे है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।